ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पति ने अपनी पत्नी को किसी बाउंसर से पिटवाया। पूरे कंपनी पे उनका कब्जा, हर सेंटर पे उनके आदमी बाउंसर्स के साथ कि कोई मेरा आदमी या मैं आऊं तो उन्हें पीट के वहां से भगाया जाए। जब बुरा समय आता है वो आपको या तो तोड़ देता है या फिर आप रिकॉर्ड तोड़ देते हो। क्योंकि पैम्पलेट भी छपवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे घर घर जाना पड़ता था। फिर जो सफर चालू हुआ, सब लोगों ने ये देखा कि हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं जोश टॉक पे हूँ। और पिछली बार मैंने कुछ बातें सिर्फ ये कह के छुपा दी थी कि फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों का एक स्नेह भरा आग्रह आया कि मैं खुद आके अपने बारे में सब कुछ बताऊं जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए आज फिर से हम शुरू करते हैं वहीं से जहां पिछली बार रोका था। बचपन मैंने आपको बताया था अच्छा बीत रहा था। 3.5 साल की उम्र में मेरे फादर का डेथ हो गया, लेकिन उस समय का जो स्ट्रगल होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो स्ट्रगल तो मेरे माँ मेरे भैया ने किया। एक अकेली माँ क्या स्ट्रगल कर सकती है और क्या स्ट्रगल होता है लाइफ में, ये मैं तब जानी जब मैं खुद एक अकेली माँ बन गई। आज मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि कैसे सफल होते हैं ज़िंदगी में और सफलता किसकी कदम चूमती है। मेरा जन्म गिरिडीह में हुआ, जो एक छोटा सा शहर था झारखंड में, उस समय बिहार था। और एजुकेशन मेरी काफ़ी अच्छी स्कूल में हुई। 3-3.5 साल के मेरी उम्र में मेरे फादर का डेथ हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और हम सभी बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। उसके बाद जब लाइफ थोड़ी आगे बढ़ी तो हमें भी एक मोटिवेशन मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो गिरिडीह में ही हमने एक कोचिंग सेंटर खोला जिसका नाम मैंने रखा पैरामाउंट कोचिंग सेंटर। और उसके बाद जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई तो मैं यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया। लेकिन LLB के बाद बहुत आमदनी नहीं होती है एक यंग लॉयर की, जब तक कि आपको विरासत में वो फील्ड ना मिले तब तक। तो अपने खर्च के लिए मैंने यही सोचा कि जो आता है वही करेंगे, यानी ट्यूशन पढ़ाएंगे। उस समय ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे घर घर जाना पड़ता था, जो बहुत टायरिंग होता था। लेकिन एक दिन बाई चांस अपने सीनियर के साथ जब मैं मुखर्जी नगर आई तो मैंने देखा यहाँ पे कोचिंग का अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे IAS के स्टूडेंट्स से मार्केट भरा हुआ है और मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ। मैंने शुरुआत कर दी पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की। पैरामाउंट कोचिंग सेंटर जब मैंने खोला तो याद रखना बेटा, आपके पास अगर पूंजी नहीं हो तो आपका दिमाग आपका एडवर्टीजमेंट का काम कर सकता है। मैंने सोचा इन बच्चों के बीच में मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि वही तो मुझे आता था अच्छे से। मैं इंग्लिश के इन्स एंड आउट्स जानती थी। और एक बात और याद रखना, अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपके उसके इन्स एंड आउट्स आपको जानने चाहिए। आप खड़े होके पूछ सकते हो, जो पूछना है पूछो, जहाँ से क्वेश्चन करना है करो। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसका मतलब है अपने फील्ड पे आप माहिर हो चुके हो। तो मैं अपने फील्ड में माहिर थी। मैं यहाँ के पर आके मैंने इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया। इंग्लिश सिखाने के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले बच्चों को बुलाया कैसे जाए। तो मैं इसके पहले थोड़ा बहुत जब मैं LLB कर रही थी तो मैंने 2-4 इंस्टीट्यूट्स में घूम घूम के इंग्लिश का ट्यूशन भी लिया था और वहाँ पे भी कुछ क्लासेस दिए थे। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के लूप्स एंड होल्स पता होने चाहिए, और वो मुझे पता था। तो मैंने पैम्पलेट डिज़ाइन किया और उसके ऊपर लिखवाया, इंग्लिश सिखाने वाले संस्थानों से सावधान। मेरे पास पैसे तो थे नहीं। मैंने ऐसा कैच लाइन पकड़ा कि कम से कम वो पैम्पलेट लोग पढ़े, क्योंकि पैम्पलेट भी छपवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ऐसा उनका हेडिंग ही ऐसा था कि बच्चों ने उसे पढ़ा और पढ़ के कहे कि बिल्कुल सटीक बात है। मेरे पास बच्चे आना शुरू हो गए। इसी बीच मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं था तो वो आरोहण नाम का एक इंस्टीट्यूट चला रहे थे। तो पैरामाउंट क्योंकि मुझे खोलना था और मेरे पास जगह भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो मैं ऐसे लोगों को संपर्क कर रही थी जिनके पास स्पेस अवेलेबल हो जहाँ पर मैं अपना भी क्लास चला सकूँ।
और क्योंकि उनका आरोहण 1 बजे तक ख़त्म हो जाता था और मैं कोर्ट से ही फ्री होती थी 1-1:30 बजे और मेरी क्लास शाम को चलती थी, तो हम लोगों ने ये एक तरह का कमर्शियल एग्रीमेंट किया कि मॉर्निंग में आप और इवनिंग में मैं क्लास लूँगी। थोड़ी पास आए, परेशानी मैं भी उनकी समझी, वो भी बहुत परेशानी में थे, मैं भी परेशानी में थी। तो कई बार ऐसा होता है कि परेशानी में आप एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। 2006 में हमारी शादी हो गई। 2006 में जब मैंने अपना स्ट्रगल आगे जारी रखा, तब तक वो आरोहण बंद कर चुके थे, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आईएएस के जो बच्चे आते हैं वो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स जाते हैं। मेरा खर्चा पानी चल रहा था, क्योंकि स्पोकन हो, कभी कंपल्सरी हो, कुछ कुछ करके हमारा चल रहा था। 2009 तक धीरे धीरे मैंने देखा कि आईएएस के अलावा इंग्लिश का वैल्यू ज़्यादा कहाँ है। तो मैंने देखा कि एसएससी के फील्ड में, बैंक पीओ में इंग्लिश का वैल्यू ज़्यादा है, और अगर मैं इसको साथ में लेके चलूँ तो आगे चल के हमारा ज़्यादा बेहतर फ्यूचर हो सकता है रादर दैन कंपल्सरी इंग्लिश। और मैं एसएससी, बैंक पीओ, सीपीओ वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। 2009 तक अपने क्वालिटी के बल पर हम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के बच्चे आना शुरू कर दिए थे दिल्ली पढ़ने के लिए, और हम उनके बीच में काफ़ी फेमस होने लगे थे। लेकिन तब तक क्या हुआ, पैरामाउंट नाम का फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। कहीं हरियाणा में द पैरामाउंट, कहीं रोहतक में न्यू पैरामाउंट, ऐसे करके सेंटर्स खुलने लगे जहाँ पे वो कहने लगे कि ये नीतू सिंह का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो मैंने जब लॉयर से बात किया तो उनका कहना था कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दीजिए, फिर आप केस कर सकते हो अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करेगा तो। मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए एक लॉ फर्म को कांटेक्ट किया। तो उनका कहना था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको 2 डायरेक्टर्स चाहिए, और 2 डायरेक्टर्स के बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकता था। तो शादी के बाद एक महिला अपने हस्बैंड पे भरोसा करती है। मैंने भी वही किया, मैंने अपने हस्बैंड पे भरोसा किया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने बनाई, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इक्वल पार्टनर्स थे। अच्छी कमाई शुरू हो गई, धीरे धीरे हालात अच्छे होते चले गए, और एक समय आया जब पैरामाउंट 200 करोड़ का एक टर्नओवर का कंपनी बन चुका था। लेकिन याद रखना, पैसा कमाना एक बात है, पैसा बचाना दूसरी बात। मैं काम में बिजी रही, क्योंकि मेरी आदत तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही है, क्लास लेना, मटेरियल बनाना, बुक्स लिखना। मैं उसी में बिजी रह गई, क्योंकि बच्चों को जो क्वालिटी चाहिए और वो जो उनका डिमांड होता था वो हम फुलफिल करते चले गए। और मैं इसी कोशिश में लगी रही कि मुझे पैरामाउंट को नंबर 1 पे पहुंचाना है। मैं इसी कोशिश में रह गई। लेकिन इस बीच क्या हुआ, हर जगह पे आप 100% नहीं दे पाते। आपको अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन होता है। महिला घर पे अगर काम करती है तो पति बाहर से पैसे कमा के लाते हैं। अगर महिला बाहर काम करती है तो पति को उसका सहयोग करना चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितना सहयोग के साथ चलते हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आप सब कुछ उन पर छोड़ोगे तो एक ना एक दिन वो ज्वालामुखी फटेगा ही। मेरा ज्वालामुखी 9 साल के बाद फटा, लेकिन उसके पहले मैंने पूरी कोशिश की अपने तरफ से अपना 100% देने के लिए, जो मैं इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे बिजनेस में कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया गया था। और मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड कम से कम मेरा साथ दे। उनका कहना था दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे इच्छा नहीं होती इंस्टीट्यूट में बैठने। उनका कहना था कि मैं ज्योग्राफी का ज्ञाता हूँ, मैं वर्ल्ड घूमूंगा। माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया उन्होंने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, हर जगह पे जो भी सबसे हाईएस्ट पीक है वो उन्होंने कहा कि मैं कवर करूँगा। करे कोई बात नहीं, लेकिन पैसा पैरामाउंट से जा रहा था और बहुत भारी मात्रा में पैसा जाता। अगर आप में से कोई माउंटेनियर है तो आपको पता होगा पैसा बहुत अधिक लगता है
कभी भी आप किसी पीक पे चढ़ना चाहते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट और काफ़ी दूसरे जो खर्च होते हैं उसके साथ मिलके आपका काफ़ी करीबन 1 CR के ऊपर खर्च होता है एक पीक चढ़ने में, खासकर माउंट एवरेस्ट वगैरह जैसे पीक्स चढ़ने के लिए। तो एनीवे फिर भी सब कुछ पैरामाउंट से जा रहा था। पैरामाउंट को इन रिटर्न उनसे कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया था। इसी बीच मैंने पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन बनाया, जिसमें मैंने पहली किताब लिखी थी फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, जिसमें इंग्लिश को मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक थी और वो गजब का सक्सेसफुल हुआ। एक टाइम पे अमेज़ॉन पे वो ट्रेंडिंग पे था, नंबर 1 मतलब बेस्ट सेलर था वो, और मेरी किताब दूर दराज पूरे भारतवर्ष में फैल गया और उसने मुझे बहुत कामयाबी दिलाई। लेकिन धीरे धीरे जब पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन आगे बढ़ने लगा तो मैंने उसे 1% कंपनी में तब्दील कर दिया और उसे पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो पब्लिकेशन था और पैरामाउंट कोचिंग सेंटर कोचिंग था। लेकिन मेरे हस्बैंड को फिर ये ऑब्जेक्शन हुआ कि आपने पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन में मुझे 50% पार्टनर नहीं बनाया। तब तक मेरी आंखें खुल गई थी कि इनसे मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैं हर कंपनी में इन्हें क्यों इन्वॉल्व करूं, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट काम में नहीं है लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत गलत हस्तक्षेप था, क्योंकि इनके गांव के, इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स हर सेंटर पे आ जाते थे और वो उन्हें ऐसे ही नौकरी देने लगते थे बिना उनके काबिलियत या एफिशिएंसी को परखे कि क्या वो कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में काम करने के लायक है। तो मेरे लिए भी काम करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मुझे एफिशिएंट लोगों की टीम नहीं मिल रही थी और मैं जिन लोगों को मैं अपॉइंट करती थी तो उनको ऐसा फीलिंग आता था जैसे ये नीतू सिंह का आदमी है और ये मेरा आदमी है। ये अपना अपना ये जो फीलिंग आएगा जिस दिन, उस दिन आपकी कंपनी सफ़र करेगी। इसीलिए मैं हूँ या आप हो, काम सिर्फ होना चाहिए कंपनी के वेलफेयर के लिए। ये भी बहुत बड़ा मूल मंत्र है आपकी सफलता के लिए। लेकिन कुछ सालों में मुझे एहसास होने लगा कि ये जो लोग सेंटर्स पे बैठे हैं ये घोटाला कर रहे हैं और ये रसीद कट के कहीं और जा रहा है, पैसे कहीं और जा रहे हैं, जो कंपनी के लिए बहुत घातक है, क्योंकि कंपनी का पैसा कंपनी में होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे शक हुआ और इसी शक पे मैंने सोचा कि जो दिल्ली का सेंटर है, क्योंकि ये कंप्लेन आपके पटना सेंटर बाकी जगह से, मतलब बाहर आउटसाइड दिल्ली से काफ़ी आ रहा था, चाहे वो रोहतक हो, पानीपत हो, पटना हो, इन सब सेंटर्स से काफ़ी कंप्लेंट्स थे। तो मैंने सोचा कि चलो दिल्ली में ही जहाँ पे ये कंप्लेंट सबसे ज़्यादा है मैं जाके देखती हूँ। और आपको मैं बताती हूँ, ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पति ने अपनी पत्नी को किसी बाउंसर से पिटवाया। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ उसके पहले ही वहाँ पे एक लेडी बाउंसर को बिठा दिया गया था, जो एक पर्टिकुलर जाति की थी। मैं तो उस लेडी को पहचानती भी नहीं थी और तो उनका कास्ट क्या पहचानूंगी मैं। तो उसे बिठा दिया गया था। उसने पहले मुझे वहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट पे, जिसको मैंने बनाया था, वहाँ पे उसने मुझे पीटा और बहुत बुरी तरह से पीटा। और फिर उसने जाके वसंत विहार पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन किया कि ये नीतू सिंह ने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है और उसने पूरी कोशिश की कि ST/SC मामले के तहत केस दर्ज कराया जाए। मेरे कंप्लेंट पे भी पुलिस वहाँ पहुँची और कैमरा का वो रिकॉर्डिंग निकाल के ले गई और पता नहीं कैसे बाय चांस वो मीडिया में वो लीक हो गया। आज भी आप देखोगे तो कुछ चैनल्स के में वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो वो जब वीडियो लीक हुआ तब उसके बाद पुलिस ने मेरे खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक मामला दर्ज हुआ उस बाउंसर के खिलाफ, सिर्फ उसे भेजने वाले के खिलाफ कोई दर्ज नहीं हुआ मामला। और जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया था और उसे करोड़ों का टर्नओवर की कंपनी मैंने बना दिया था,
उस कंपनी के टर्नओवर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया गया। और एक समय 2014 में ये समय आया जब मैंने केडी कैंपस खोल लिया, परेशान होके, एकदम त्रस्त होके कि मैं इस तरह से लड़ झगड़ के नहीं रह सकती हूँ, मैं कुछ और कर लूँगी, फिर से शुरुआत कर लूँगी। तो एक समय ऐसा आया जब मेरे खिलाफ 4 FIR, संगीन धाराओं में FIR और करीबन 70 सिविल केसेस विभिन्न कोर्टों में फाइल किया गया, ताकि नीतू सिंह इतनी परेशान हो जाए कि ये हार मान जाए। लेकिन ध्यान रखना, जब बुरा समय आता है वो आपको या तो तोड़ देता है या फिर आप रिकॉर्ड तोड़ देते हो। मैंने भी ठान ली थी कि हार नहीं मानना है और कामयाबी की थी ये। थोड़ा सा मैं कहती हूँ, थोड़ा पागलपन तो ज़रूरी होता है। मैंने अपने लॉयर को सिर्फ एक ही चीज़ कहा था कि केडी कैंपस के खिलाफ भी केस है इसे बंद करवाने का अंडर कंपनी लॉ एक्ट, और मेरे खिलाफ भी 4 FIR है। मैं भी कभी अरेस्ट हो सकती हूँ, कभी भी अरेस्ट हो सकती हूँ। 2 चीज़ का ध्यान रखना, केडी कैंपस बंद नहीं होना चाहिए और मैं बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और फिर जो सफ़र चालू हुआ, सब लोगों ने ये देखा कि किस तरह से मैंने दिन रात मेहनत किया और अपने बलबूते पर अपने टीम के साथ मैंने केडी कैंपस को फिर से, जहाँ से मैंने पैरामाउंट शुरू किया था, वहीं से केडी कैंपस शुरू किया बिना किसी पूंजी के, क्योंकि पैरामाउंट से मैं कोई पूंजी लेकर निकल नहीं पाई थी। सभी प्रॉपर्टीज़ पे उनका कब्जा, पूरे कंपनी पे उनका कब्जा, हर सेंटर पे उनके आदमी बाउंसर्स के साथ कि कोई मेरा आदमी या मैं आऊं तो उन्हें पीट के वहाँ से भगाया जाए। मुझे लगा चलो किस्मत में ही लिखा है घूम घूम के क्लास पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट डेमो जिस दिन था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केडी कैंपस, क्योंकि नया नाम था, ठीक है कुछ बच्चे आ जाए, उन्हीं से फिर से वैसे ही शुरू करेंगे, 10 का 20, 20 का 50। लेकिन जब फर्स्ट क्लास मैंने लिया तो केडी कैंपस सिर्फ नाम का कैंपस था। वो सिर्फ एक फ्लोर पे था, 2 क्लासरूम, 1 ऑफिस। दोनों क्लासरूम भर के नीचे बच्चों की लाइन लग गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? यानी मैंने तो सोचा था कि मैंने एक ब्रांड बनाया है, मुझे नहीं पता था मैं खुद ब्रांड बन चुकी हूँ। बच्चे मेरे नाम से मेरे पर विश्वास करके केडी कैंपस आए थे और कुछ लोगों का ये कहना था कि आपसे मेरा भाई पढ़ा है, आपकी किताब मैंने पढ़ी है। तो वो सिर्फ मेरी पढ़ाई, मेरी किताब और मेरी जो क्वालिटी थी वो देख कर आए थे। और फिर वहीं से हमारा सफ़र चालू हुआ और विदिन 3 to 4 years हम वहीं पहुंच गए जहां पर मैं थी। इसलिए कहते हैं यू कैन स्टील माई हनी बट नॉट माई आर्ट ऑफ मेकिंग इट। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं और मुझे इन्स एंड आउट्स आता है अपने काम का, कोई आपको हरा नहीं सकता है। याद रखना, आप कोई भी काम करो, ये मत कहो कि ये तो मेरा स्टाफ करेगा, ये तो मेरा असिस्टेंट करेगा, ये तो मेरा नौकर करेगा। नहीं, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक सब काम आना चाहिए, तो आपके स्टाफ भी आपको धोखा नहीं दे पाएंगे और आप भी अपने स्टाफ पर पूरा निर्भर नहीं रहेंगे। किसी को जाना है जाए, किसी को आना है आए, मैं संभाल लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। एक समय ऐसा आया केडी कैंपस में कि जब वो मुझे इन केसेस से नहीं हरा पाए तो उन्होंने मेरे सेंटर्स तोड़ना शुरू किया। प्यून से लेकर टीचर्स तक सबको पैसे दिए गए। इमीडिएटली एक झटके में सब लोग उसी शहर के पैरामाउंट में आ जाइए, आपको 3 गुना हम पर आवर या सैलरी देंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके हाथों अपना भविष्य संवार रहे होते हैं और फिर आपके पीठ पे चाकू घोंपने में उन्हें कोई उनको तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए याद रखना, आपको धोखे मिलेंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास करना है अपनी काबिलियत पर। मत रो कि मुझे उसने धोखा दे दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। आपको तब तक कोई बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप ये ना मान लो कि मैं बर्बाद हो सकता हूँ। इस दुनिया की बहुत अजीब सी फितरत है, एक महिला को दबाना हो तो उसके कैरेक्टर पे वार करो और एक पुरुष को दबाना हो तो उसे मॉलेस्टर साबित कर दो।
मेरे भी कैरेक्टर असैसिनेशन किए गए, कई जगह पे किए गए। मैं पटना, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, जहाँ भी किसी भी सेंटर को इनॉग्रेट करने जाती थी, वहाँ पे पैम्पलेट एंड पोस्टर्स जो मेरे कैरेक्टर पर वार होता था, मेरे इंस्टीट्यूट पर वार होता था, वो फैलाए गए। लड़कियां जल्दी ही ये बात सोच के डर जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे कैरेक्टर पर दाग लगेगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। याद रखना, मैं सब लड़कियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके कैरेक्टर पर वार होगा और ज़रूर होगा अगर आप कामयाब होने की कोशिश करोगे तो, लेकिन इससे डरना नहीं है। हमेशा डट के सामना करो, क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में आपको सिर्फ परमात्मा को मुंह दिखाना है, किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना है। ए मुश्किलें रह अपनी औकात में मुलाजिम की तरह, मुलाजिम नौकर को कहते हैं। ए मुश्किलें रह अपनी औकात में मुलाजिम की तरह, दरख्त गिरते हैं आंधियों में, पर्वतें नहीं। आंधी में देखते हो पेड़ गिर जाते हैं, पर्वत को गिरते देखा है? पर्वत बनो। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कहते थे इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।